आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है बेसिकली बेनिफिट्स फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न या फिर अपीयर इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। अगर हम टैक्स पेयर लिस्ट में अपीयर होते हैं और अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी बेनिफिट्स क्या हैं वर्सेस अगर हम अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते या फिर हम एनटीएन होल्डर नहीं है तो उसके नुकसान क्या हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्हम्दुलिल्लाह सेफ होंगे। अच्छा, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस हवाले से क्यूरीज भी काफ़ी जो है वो आती हैं। लोग कंफ्यूज भी हैं कि रिटर्न फाइल करें ना करें। अगर रिटर्न फाइल करें तो मज़ीद कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएंगी, अगर एनटीएन बनवाएं तो मज़ीद कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएंगी। अच्छा, पहले तो मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। फाइलर यानी कि अपीयर इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वर्सेस नॉट अपीयर इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ये होता कौन है? देखिए, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ईयरली और टाइमली फाइल करते हैं विद इन ड्यू डेट तो आप अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में अपीयर हो जाएंगे और कहलाएंगे आप फाइलर, यानी कि अपीयर इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट। ठीक है। और अगर आप अपनी रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करेंगे या रिटर्न अपनी फाइल नहीं करेंगे तो आप नॉट अपीयर्ड इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, जिसे हम पहले जो टर्म्स थी नॉन फाइलर कहते थे बट अब नॉट अपीयर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट उसको कहा जाता है। तो अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट मतलब फाइलर, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और नॉट अपीयर इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट यानी कि नॉन फाइलर जैसे हम कहते थे पहले, इसके क्या नुकसान आते हैं, उसको हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न बाय ड्यू डेट दैट इज सितंबर 30 फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल पर्सन। इनकम टैक्स रिटर्न हर साल इनकम टैक्स रिटर्न हर साल सितंबर की 30 तारीख तक या उससे पहले जमा कराते हैं, जो कि पीरियड है जुलाई से जून तक का। ठीक है। और 30 सितंबर की जो तारीख है वो इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्संस एओपी के लिए, और कंपनी के लिए दिसंबर 31 जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद शेल बी इनलिस्टेड टू एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ एटीएल इनलिस्टमेंट। अच्छा, इस ये कह रहे हैं कि जो आप रिटर्न अगर अपनी विद इन ड्यू डेट जमा कराएंगे तो आप उस एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में जो है वो शामिल हो जाएंगे। अच्छा, अब जब एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आप शामिल हो जाएंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है, वन बाय वन करके लेके चलते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द विदहोल्डिंग टैक्स एज कंपेयर्ड विद नॉट अपीयर इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इन एक्टिव टैक्स पेयर्स। अच्छा, अगर कंपेयर करें नॉन एक्टिव टैक्स पेयर से तो उसका आधा टैक्स यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। एज्यूम करेंगे अगर नॉन एक्टिव टैक्स पे जो बंदा है उसका टैक्स अगर 100 रुपये बन रहा है तो अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है तो आप 50 रुपये पे करेंगे। ठीक है, ये बेनिफिट। सेकंड, अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट हैं यानी कि अपीयर इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है। अच्छा, पहले हम अपीयर इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद नॉट अपीयर इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले तो ये हो गया कि आप हाफ टैक्स जो है नॉट अपीयर इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से पे करेंगे। सेकंड ये है कि आप जब इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल तो 5.5% टैक्स पे करेंगे इंपोर्ट स्टेज के ऊपर। ठीक है। सेकंड, अगर आप कमर्शियल इंपोर्ट्स करेंगे तो आप 6% टैक्स पे करेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर आप डिविडेंड्स की पेमेंट रिसीव करते हैं कोई तो डिविडेंड्स के ऊपर 15% टैक्स डिडक्ट जो है हो के आपको आपके डिविडेंड्स की पेमेंट्स मिलेगी। अच्छा, उसके बाद 10% टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन बैंक प्रॉफिट ऑन डेट फॉर डिपॉजिट मेंटेन एंड सेविंग स्कीम प्रॉफिट वर्थ अप टू 0.5 मिलियन एंड 15% ऑन अबव 0.5 मिलियन। 10% टैक्स आपका जो सेविंग अकाउंट होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा या जो मार्कअप या जो भी है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स जो है आपका डिडक्ट होगा। और कोई अगर सेविंग स्कीम है तो बैंकिंग जिस तरह नेशनल सेविंग स्कीम है बैंक की कुछ इस तरह से, तो अगर आपका जो प्रॉफिट वर्थ कर रहा है 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख तक, तो आपका जो है वो 10% टैक्स कटेगा। अगर 5 में यानी कि 0.5 मिलियन से एक्सीड करता है तो आपका 15% टैक्स जो है उस पर डिडक्ट होगा। अच्छा, और नॉट एबिन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में इस केस में डबल है, सब केसेस में डबल है, वो आगे डिस्कस करते हैं उसको। अच्छा, 4.5% टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड बाय पर्सन एक्सेप्ट कंपनीज।
4.5% टैक्स आपका डिडक्ट होगा अगर आप सेल्स करेंगे और वो बंदा अगर आपको पेमेंट करेगा, अगर आप कंपनी नहीं है एक्सेप्ट कंपनी, यानी कि एओबी और इंडिविजुअल के केस में, ठीक है। 4% टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स बाय कंपनी, अगर आप कंपनी एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप जब गुड्स को सेल करेंगे तो जिसको सेल करेंगे वो आपका जो बायर है वो आपको 4% टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। अच्छा, 10% टैक्स ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन एक्सेप्ट कंपनीज, अगर आप कोई सर्विस रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस जो कंपनी के अलावा यानी कि इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर आप हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको 10% टैक्स में जो डिडक्ट होगा, नेट आपको पेमेंट जो है वो जिन्होंने आपकी सर्विस अवेल की है वो करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो 8% टैक्स डिडक्ट करवाएंगी अपना। अच्छा, उसके बाद है 7.5% टैक्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटेड बाय पर्सन एक्सेप्ट कंपनीज, अगर आप इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर 7.5% टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा। और अगर आप कंपनी एज अ कंपनी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में 7% टैक्स डिडक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर 15 प्राइस बॉन्ड्स या प्राइस मनी है तो इस केस में 15% टैक्स जो है वो प्राइस बॉन्ड और प्राइस मनी के ऊपर डिडक्ट होगा। और उसके बाद अगर कमीशन या ब्रोकरेज, मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी के लिए काम किया तो आपका वो कमीशन अगर बनता है तो वो पार्टी आपको 12% टैक्स डिडक्ट करके आपका कमीशन आपको पे करेगी। अच्छा, इसी तरह विदहोल्डिंग टैक्स जो व्हीकल गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर स्लैब्स हैं 7,500 से 2.5 लाख रुपए तक। अगर मैं आपको विदहोल्डिंग टैक्स, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ, इसकी जो स्लैब्स हैं, इसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी आपको विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड में मिलेगी, ठीक है। तो विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड का भी नीचे मैं लिंक ऐड कर दूंगा। अब विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड में डिटेल आपको किस तरह से मिलेगी वो मैं आपको अभी जो है वो इसकी एग्जाम्पल जो है कोट करते हैं। मिसाल के तौर पर विदहोल्डिंग टैक्स ऑन व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर रेंज है 7,500 से 2.5 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन जो व्हीकल है उस पर विदहोल्ड होगा आपका टैक्स। अच्छा, अब ये किस सनेरियो, मतलब कौन सी कैटेगरीज की सीसी की गाड़ियाँ या क्या है, तो आप देखना ये इधर आएंगे, ये कहलाता है 231 सेक्शन, दिस वन 231B, ठीक है। इस केस में क्या है देखें, अब देखना कैसे है विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड में, कैसे देखना है आपको, स्लैब्स बने डिफरेंट, ठीक है। 7,500 से 2.5 लाख तक की फाइलर की यानी कि अपीयरेंस एक्टिव टैक्स पे लिस्ट की जो है वो स्लैब्स आ रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी 850 सीसी तक है तो 7,500 रुपये टैक्स है। 851 टू ऑनवर्ड 1000 सीसी है तो 15,000 रुपये टैक्स है। 1000 सीसी 1001 टू 1300 सीसी है तो 25,000 रुपये। डिफरेंट डिफरेंट स्लैब है, इस तरह से आप उसको यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कैश विड्रावल। अच्छा, कैश विड्रावल जब आप करेंगे बैंक से, मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी आई या आपका कोई पैसे आए तो आपके अपने पैसों पे अगर आप नॉट अभी नेगेटिव टैक्स पे लेते हैं तो कैश विड्रावल के ऊपर 50,000 से ऊपर करेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 0.6%। वो आगे अपीयर नेगेटिव टैक्स, नॉट अपीयर नेगेटिव टैक्स पे इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इस केस में अगर आप अपीयर हैं टैक्स पेयर में यानी कि फाइलर हैं तो आपको कोई किस्म किस्म का कैश के ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा कैश विड्रावल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नो टैक्स ऑन बैंक ट्रांजेक्शन, क्रॉस चेक पे ऑर्डर, कोई भी बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को क्रॉस चेक देते हैं, पे ऑर्डर देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट देते जो है वो देते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो 25,000 का स्लैब है, उससे ऊपर करते हैं तो उस पर 0.6% नॉट अपीयरिंग एक्टिव टैक्स पे लिस्ट का टैक्स डिडक्ट होता है। बट अगर आप अपीयरिंग एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है तो नो टैक्स विल बी डिडक्ट, ठीक है। तो देखिए बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, 1% टैक्स ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो इस केस में 1% टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप सेल्स करते हैं बाय ऑक्शन तो 10% टैक्स इसके ऊपर डिडक्ट होगा आपका। और अगर आप मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करते हैं तो 72 ऑनवर्ड 5,200 तक इसके टैक्स स्लैब्स हैं। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ मैं आपको अगर दिखाऊँ मोबाइल, दिस वन, ये 72,500 आ रहा है, 72,500 डिफरेंट स्लैब हैं। ये मोबाइल की CNF वैल्यू है, ठीक है। अगर अप टू $30 में और ये रुपीज़ में टैक्स है, अगर एक्सीडिंग करती है 30 और अप टू 100
730 अप टू 30 तो 70, ये डिफरेंट स्लैब हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया अपीयरिंग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का केस। अगर आप फाइलर हैं, यानी कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल किया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, विद इन ड्यू डेट अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप फाइलर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये फाइलर को, यानी कि अपीयर इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को, जिसने रिटर्न अपनी फाइल की है, उसको ये सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड अब डिस्कस करते हैं कि नॉट अपीयर इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, उसके क्या नुकसान आते हैं। अब डबल रेट ऑफ टैक्स ऑन फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ नॉट फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न बाय ड्यू डेट। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करेंगे या फाइल ही नहीं करेंगे तो उसके नुकसान आपको, ये मंदरजा झेल ये लिस्ट इनकी है, ऑलमोस्ट डबल टैक्स। मिसाल के तौर पे फाइलर का 5 अपील एक्टिव टैक्स पे इसका अगर टैक्स 50 रुपये या 50,000 रुपये बनता है तो आपके केस में 1 लाख रुपए के टैक्स बनेगा आपके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे तो 11% टैक्स है। अगर आप कमर्शियल इंपोर्ट करेंगे तो आपको इंपोर्ट करेंगे एज अ कमर्शियल तो 12% टैक्स है, डबल। देख रहे हैं आप, उस केस में अपील एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के केस में था 5.5, यहाँ था 6, ये देखें दिस वन, और यहाँ पे डबल, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड्स अगर आप अपीयर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं है, नॉट अपीयर है, तो डिविडेंड्स की पेमेंट के ऊपर आपको 30% टैक्स। मिसाल के तौर पे अगर आपका डिविडेंड आता है 10,000 रुपये का, तो अगर आप अपीयर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट हैं तो आपका उस पर टैक्स कटेगा 1,500 रुपये। लेकिन अगर आप नॉट अपीयर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट हैं तो आप 3,000 रुपये टैक्स पे करेंगे, ठीक है। और इसके मजीद क्या नुकसान होंगे वो मैं आगे आपको ये कंप्लीट लिस्ट करने के बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है। मजीद नॉट अपीयर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के कितने नुकसान हैं। अच्छा, उसके बाद 20% टैक्स ऑन बैंक प्रॉफिट। अच्छा, बैंकिंग प्रॉफिट जो सेविंग अकाउंट है या कोई प्रॉफिट सेविंग स्कीम आपने ली हुई है तो 20% टैक्स आपका बैंक डिडक्ट करेगा, अप टू 0.5 मिलियन तक होगा। अगर उससे एक्सटेंड करेगा, एक्सीड करेगा तो 15%, ठीक है। उस केस में था अपीयरिंग एक्टिव टैक्स बिल, इसके केस में 10%, ठीक है, तो डबल। अच्छा, उसके बाद 9% टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। 9% टैक्स, यानी कि अगर आपने किसी को सेल किया एक्सेप्ट कंपनी, तो वो आपका टैक्स 1 लाख रुपए की अगर आपने उसको इन्वाइस की तो वो 9,000 रुपये डिडक्ट करके आपको 91,000 पे करेगा, अगर आप नॉट अपीयर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है। बट अगर आप अपीयर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है तो वो आपको 95,500 पे करेगा, यानी कि 4,500 रुपये टैक्स आपका कटेगा, 4.5%। अगर कंपनी सेल कर रही है नॉट अपीयर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट तो 8% टैक्स। उसके बाद सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं कंपनी के अलावा तो 20% टैक्स है आपकी सर्विस के ऊपर। अब आप जो है वो खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक कंपनी एक सर्विस जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनी और वो नॉट अपीयर इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है, यानी कि रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ, तो अगर वो 1 करोड़ रुपए की सर्विस देती है तो 20 लाख रुपए टैक्स डिडक्ट करवाएगा वो बंदा अपना, ठीक है, ह्यूज अमाउंट, ठीक है। और अगर वो अपीयर इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है तो वो 10% टैक्स डिडक्ट करवाएगा, फर्दर 10% को भी क्लेम कर पाएगा। इस केस में तो कोई क्लेम की ऑप्शन नहीं है, ये तो आप समझे कि आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको कॉस्ट का पार्ट बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड, उसके बाद 16% टैक्स ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अगर कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो 16% टैक्स है, ये हम डिस्कस करें नॉट अपीयर इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट को, ठीक है। अच्छा, 15% टैक्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। 15% टैक्स है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड बाय पर्सन एक्सेप्ट कंपनीज का, और कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करती है तो 14%, ठीक है। प्राइस बॉन्ड के ऊपर 30%, कमीशन के ऊपर 24%, व्हीकल रजिस्ट्रेशन के ऊपर स्लैब मजीद बढ़ गया 15,000 से 5 लाख तक का। अच्छा, अब ये समझने वाला है, देखिए अगर आप आपकी अपनी सैलरी, आपके अपने पैसे बैंक में आते हैं और आप नॉट अपीयर इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट हैं, यानी कि आपने रिटर्न अपनी फाइल नहीं की, आप रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आपके अपने पैसे जब आप विड्रॉ करेंगे 50,000 से ऊपर के तो उस पर 0.6% आपको टैक्स बैंक को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप कोई बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं 25,000 से ऊपर की, क्रॉस चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, कुछ भी ऑनलाइन ट्रांसफर, तो 0.6% उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इस केस में ट्रांजेक्शन में 25,000 से ऊपर है, इस केस में 50,000 से ऊपर है कैश में विड्रॉवल में, ठीक है। अच्छा, वहाँ प्रॉपर्टी का टैक्स 1% था, यहाँ 2%, ठीक है। अच्छा, ये 1% 2% की वैल्यू बहुत है। मिसाल के तौर पे आपको पता है प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कितनी है। अगर एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है तो एक अपने एक्टिव टैक्स बिल इसके केस में फॉर एग्जांपल एज्यूम करें 1 लाख रुपए टैक्स, और इस केस में 2 लाख रुपए यानी कि डबल, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है।
प्लस 20% अगर ऑक्शन पे सेल किया उस पर टैक्स है, और मोबाइल फ़ोन पे 140 टू 10,400 टैक्स स्लैब। अच्छा, ये तो हो गया नॉट एपिनेटेड टैक्स प्लस का। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि रिटर्न फाइल करने के, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स कितने हैं और नुकसान कितने हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपसे लिस्ट वाइज टैक्स की रेट वाइज नुकसान डिस्कस किए। अब होगा क्या, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, अब होगा ये कि अगर आप अपनी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जितने भी आपने टैक्स डिडक्ट करवाए होते हैं वो आप क्लेम करते हैं, यानी कि वो आप मेंशन करते हैं कि मैंने इतने टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट करवाए हैं। तो होता क्या है, नॉर्मली आपकी इनकम जब ईयरली कैलकुलेट होती है, तो अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी कम आ रही है और आपने टैक्स की पेमेंट एक्सेस की होती है, फॉर एग्जांपल टैक्स तो आपकी इनकम पर डिडक्ट होता है, ऐसे ही होता है, बट इस केस में ये जो विद होल्डिंग टैक्स है, ये इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट या एफबीआर आपसे डिडक्ट कर रहे होते हैं, ताकि उनके पास कैश का फ्लो आता रहे, साल के एंड में उन्हें एक साथ पेमेंट ना देनी पड़े, ना आपको परेशानी हो ना उनको परेशानी हो। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर हर महीने आपका जो है वो 5,000 रुपये कट रहा है, फॉर एग्जाम्पल हर महीने अगर आपका 5,000 रुपये टैक्स कट रहा है, तो साल के वो बनते हैं, आप लगा लें 60,000 रुपये। अगर कोई आपको बोले कि भाई 60,000 रुपये एकदम बोले कि आप जमा कराएं, तो आप जो है ना वो थोड़ा यहाँ वहाँ कोशिश करेंगे यार नहीं जमा करा पाऊँ। लेकिन इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर 5,000 करके आप जमा करेंगे तो आपको इतना बर्डन नहीं लगेगा। तो इस केस में बेनिफिट दोनों का, एक तो टैक्स पेयर के जो टैक्स पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट पर, और एफबीआर का इसलिए क्योंकि उसको कैश फ्लो मिल रहा है, उसको एंड में नहीं, उसको एकदम पैसे मिल रहे हैं, उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर उसका कैश फ्लो चल रहा है। अब होगा क्या, मिसाल के तौर पे अगर आप फाइलर हैं, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं विद इन ड्यू डेट, तो आपने सालाना इनकम कैलकुलेट की, आपकी इनकम के ऊपर लेट्स एज्यूम करें कि इनकम के ऊपर आपका टैक्स बना 1 लाख रुपए, और आप इन केसेस में आप जो है वो 1,20,000 रुपये ऑलरेडी अपना डिडक्ट करवा चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो 20,000 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा। समझ रहे हैं, 20,000 रुपये आपको एफबीआर रिफंड कर देगा, फिर आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करके वो रिफंड आपको कर देगा एफबीआर, ठीक है। बट अगर आप फाइलर नहीं हैं या अपीयर इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट नहीं हैं, उस केस में क्या होगा कि अगर आपने 1,20,000 रुपये टैक्स पे किया है, तो आपने 1,20,000 किया हो, आपने 2 लाख किया हो, वो सारा टैक्स वेस्ट है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में तो चला गया, बट वो बिल्कुल वेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप ना उसको क्लेम कर पाएंगे, ना आप उसको रिफंड क्लेम कर पाएंगे, ना टैक्स को क्लेम कर पाएंगे। तो जो है वो आपको मज़ीद नुकसान। अगर फाइलर है तो फाइलर यानी कि अपीयर इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है, तो इस केस में आप अपना टैक्स एडजस्ट करवा सकते हैं, रिफंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो एफबीआर जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं करेगा आपसे अगर आप फाइलर हैं। अच्छा ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा सिनेरियो जो है वो समझ में आ गया होगा, और एज अ सिटीज़न जो है वो हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करें। तो अभी जून के बाद रिटर्न का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अच्छा कुछ लोग जो है मैं ये देखता हूँ, कुछ लोग रिटर्न जमा कराने से बहुत डरते हैं कि कहीं एफबीआर हमें पकड़ ना ले, कहीं कुछ ना कर ले, कुछ ऐसा ना कर ले। तो देखिए, मैंने आपसे डिस्कस किया रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स ही हैं, नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर आपने देखें अगर आपकी कोई ऑफिशियल चीज़ें चल रही हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक से पैसे जा रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियल चीज़ें चल रही हैं, आपने उनको सही क्लेम करना है, यानी कि आपने अपनी उनको इनकम टैक्स रिटर्न में सही से दिखाना है। अगर आप गलत से दिखाएंगे, बस रिटर्न इस तरह से फाइल करेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कल को कोई नोटिस भी आ सकता है आपको, कि वो आपसे ये पूछ लेंगे भाई आपने ये दिखाया बैंक में तो आपके इतने पैसे हैं, मतलब, ठीक है। तो आप ईमानदारी से अपनी रिटर्न फाइल करें, ऑनेस्टी से अपनी रिटर्न फाइल करें, कोई मसला नहीं होगा, उल्टा आपको मजीद बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, अब इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न की जो है मैंने सैलरी के हवाले से, और हम फर्दर इसको आगे भी लेके चलेंगे, 3 वीडियो कवर करेंगे। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न सैलरी पर्सन पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले कि हमें रिटर्न के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, और कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि रिटर्न का फर्स्ट स्टेप हमें क्या लेना, इनकम टैक्स रिटर्न का फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करें, मतलब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह से हमें गाइडलाइंस चाहिए जो हम अपनी
रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न की सबमिशन का फर्स्ट स्टेप ले सकें। तो ये मैंने इस पार्ट 1 में कम्प्लीटली डिस्कस किया, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं सैलरी के हवाले से। फर्दर फिर नॉन सैलरी जो बिजनेस है उसको भी देख लेंगे आगे वीडियोस में, अभी फ़िलहाल सैलरी को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के हवाले से। अच्छा, उसके बाद सेकंड, ये पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी, इसके बाद सेकंड वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा जल्दी, कि हम अपनी जो इनकम है, इनकम की जो इनकम को जो डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट किए हैं, जो एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं, अब उसके अगेंस्ट हम लोग वर्किंग कैसे करें, मतलब हम इनकम की अपनी वर्किंग्स कैसे करें, इनकम हम कैसे कैलकुलेट करें, और अपनी टैक्स की लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें, और टैक्स की जो एडजस्टमेंट है वो हम किस तरह से पहले एक अपनी एक्सेल के ऊपर वर्किंग को पूरा सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास पूरी एक वर्किंग आ जाएगी एक्सेल के ऊपर, हम लोग उस पर वर्किंग करेंगे, हमारी इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, और हमारी टैक्स लाइबिलिटी, और हमने कितना टैक्स ऑलरेडी पे किया, और नेट हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी बनी है, टैक्स रिफंडेबल है, जो भी है, उसको हम पूरा डिटेल में वर्किंग करेंगे पार्ट 2 में। वो इंशाल्लाह मैं जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद एक थर्ड पार्ट अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग उसको फाइल करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि हम आईरिस के ऊपर, आईरिस के ऊपर एफबीआई का जो सॉफ्टवेयर है आईरिस, उसमें हम रिटर्न फाइल किस तरह से करेंगे। ठीक है, हम जिसको ई फाइलिंग भी आप कहते हैं। तो 3 पार्ट में कंप्लीट डिस्कस करेंगे स्टार्ट टू एंड। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के आम इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो ये 3 पार्ट्स देखने के बाद, अभी जिसका मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे ईजीली, आराम से आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएंगे। मज़ीद अगर आपको परेशानी हुई कोई, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। फर्दर ये कि अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिएगा जिनको इस तरह के नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद जो अभी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा रिटर्न के हवाले से फर्दर, वो आपके पास प्रॉपर नोटिफाई हो पाए। सेकंड, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, और मुझे कमेंट्स जो फीडबैक है वो कमेंट्स में जो है वो बताया करें, ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट्स अगर हों तो जो है आपके फीडबैक के हिसाब से वो इम्प्रूवमेंट्स भी हो पाएँ, और टॉपिक्स भी जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो कमेंट्स में आप शो किया करें, ताकि हम उनको जो है एसेस करके चीज़ों को आपके लिए जितनी आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें, हम जो कोशिश कर सकते हैं वो करें। ठीक है, तो यहीं रखते हैं आज तक। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।